आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम बदउनवानियों और शिया यतीम खाने को यतीम बना देने पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शिया यतीम खाने का बुरा हाल है और यतीम बच्चों की हालत क्या है उसे देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि उनके खिलाफ जुल्म करने वालों के पंजे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पंजे किसी के इशारे पर उन तक पहुंच रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड की मीटिंग और शिया यतीम खाने और दूसरे संगठनों की भूमिका को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी हैं। जमीर नकवी साहब, बताइए, ऑल इंडिया शिया यतीम खाना क्यों यतीम बन गया है? देखिए, किसी भी घर को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए एक बुजुर्ग की जरूरत होती है, जिसे सदर कह लें, और एक सेक्रेटरी होता है। मगर शिया यतीम खाना इस वक्त सदारत से तो महरूम है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद मियां आती साहब जिस वक्त मौलाना कब्जा करवा रहे थे, इस वक्त मौलाना कल्बे जवाद साहब यानी ऑल इंडिया शिया यतीम खाने में किसी आदमी को अपने मकान दे रहे थे, उसके लिए जमीन कब्जा करके उस पर मकान बनवा रहे थे। तो मौलाना मोहम्मद मियां आती साहब ने भाई उन्होंने इस बात पर एतराज किया, और जब नहीं माना गया तो वो रिजाइन देकर के हट गए हैं। अब रहा दूसरा शमीम अहमद का। तो शमीम अहमद, जाहिर सी बात है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। 300 करोड़ का इनके ऊपर राज के निर्माण निगम का घोटाला है। तो वो आजकल भागे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस दबिश दे रही है, उनके यहाँ पर, उनके घरों पर, तो वो भागे हुए हैं। तो इसलिए शमीम अहमद से भी महरूम हो गया है। हालांकि शिया यतीम खानों को अगर सही मानों में चलाया जाना चाहिए था, तो इन लोगों को, इन जैसे बदउनवानों की जगह अगर वहां पर वहीं का क्षेत्रीय कारपोरेटर तो बहुत दबंग भी है, लायक आगा उस छम्मन साहब को अगर शिया यतीम खाने में सेक्रेटरी बनाया जाता तो आज यतीम खाने का कुछ रंग रोगन और होता, फायदे से होती। और वो आदमी, उस आदमी में जज्बा है, क्योंकि कारपोरेशन का इलेक्शन जीत कर आया है और एक बार नहीं दूसरी या तीसरी बार जीता है, तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से वो चलाता शिया यतीम खाने को। मगर उस जैसे आदमी को जो हकीकी मानों में जो खिदमत गुजार है और कौमी खिदमत कर रहा है और इसी बदौलत पर चुनाव जीत के आ रहा है, उसको आपने नहीं रखा। जमीर साहब, सवाल ये उठता है कि जिस बोर्ड को पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हैं कि उसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं भ्रष्टाचार के जो पिछले 50 साल में नहीं बने थे, ऐसे में आप एक ईमानदार आदमी, कारपोरेटर जो दबंग है, जिनका जिक्र आपने किया, लई काका साहब का, वाकई में वो चीजों पे संज्ञान देते हैं। हमने कभी उनसे किसी मामले में, यतीम खाने के ही मामले में कहा था कि बच्चों के साथ गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने पता करके दूसरे दिन मुझे बताया। तो क्या आपको लगता है कि इस बोर्ड से ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी ऐसे आदमी को जो जिम्मेदारी से काम कर सकता है भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्या अगर लईक आगा साहब को जिम्मेदारी दे दी जाती तो अली जैदी की बहन पूरी तरह से पैर पसार सकती थी, ताबिंदा जैदी। इस वक्त तो हाल ये है कि ताबिंदा जैदी के कब्जे में शिया यतीम खाना आ जाए, उसके लिए तरह तरह की चालें चली जा रही हैं। शायद आपको पता नहीं है कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड के ही इशारे पर बताया जा रहा है कि एक पिट्ठू ने डीएम और प्रशासन के तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि ये जो बच्चे
18 साल या उससे थोड़ा ज्यादा हो गए हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो यतीम बच्चे इसलिए हैं कि उनका कोई सहारा नहीं होगा, इसीलिए वो यतीम खाने में रह रहे हैं। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि इस लखनऊ में बड़े बड़े छोटे छोटे सैकड़ों की तादाद में आलिम दीन है जो जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के लिए क्या कहा है। वो अपना मुंह बंद किए हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं, गूंगे बहरे बने हुए हैं। ऐसे में पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मसला यह है कि भाई बहुत ही पुराशोक दौर है, जमाना है भाई। पता नहीं क्यों आलिम दीन खामोश है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम ये देखते हैं जब किसी आलिम दीन की जाती मफाद उसका जद में आता है तो वो पूरी आस्तीनें ढूंढ लेता है। जैसे ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब, जब उनका जाती मफाद आया तो उन्होंने आस्तीनें ढूंढ ली। हालांकि उनको भाई उन्हीं के महल्ले में, उन्हीं की जगह पर, उन्हीं के यानी एरिया में ये क्या यतीम खाना भी है, उनको तो पढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो और आलिम है वो खामोश है। तो ये वैसे ही दौर है कि जैसे इमाम हुसैन के लिए कत्ल का फतवा मौलवियों ने जारी कर दिया था, वहां लिख के जारी किया था और यहाँ खामोश रह के जारी कर दिया कि लूट लो भाई इमाम माले इमाम, चाहे जैसे लूट तो हम नहीं बोलेंगे, हम सामने नहीं आएंगे, तुम लोग लूट लो। तो ये वैसे ही है। जमीर साहब, बड़े दुख की बात है कि आज के जमाने में, पहले ये था कि कलम बिकता था, आज के जमाने में लोगों की जबान खरीदी जा रही है। जो कल तक जो है कल्बे जवाद को साहब को बुरा कहते थे, अली जहदी को इसलिए बुरा कहते थे कि वो उन्होंने वफ को लूट लिया, ये कहते थे, वीडियो बनी हुई है। और शमील शमसी को इसलिए बुरा कहते थे कि उसने कहीं भी वफ को बचाने के लिए कोई काम ही नहीं किया सिवाय अपने मफाद के लिए, जहां उसका मफाद होता वहां खड़ा होता। तो ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी लोग बदल जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड है और अली जैदी जिसके चेयरमैन है वो सही काम कर रहे हैं? क्या हम लोगों को एक बार अपने को फिर चेक तो नहीं करना चाहिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं या जो तथ्यों को पेश कर रहे हैं वो कहीं फैब्रिकेटेड या गलत है? देखिए मसला ये है कि देखिए इंसान का दो किरदार होता है। एक वो होता है जो हक के लिए लड़ते हैं, तो वो किसी भी मालो दौलत के आगे झुकते नहीं है। जिनमें आपने तारीख में बहुत से लोग हैं जिनमें हारून रशीद, मामून रशीद का जो रिश्तेदार थे जनाबे बहलोल दाना, वो जिंदगी भर लड़ते रहे हक के लिए। तो वही यानी किरदार लड़ने के लिए किरदार साजी होनी चाहिए, किरदार बनना चाहिए, किरदार के तहत लड़ाई होती है। और जो लोग खुद के मफाद के जरिए पैसे यानी वसूलने के लिए बोलते हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका मफाद पूरा हो जाए वो फिर तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो ये किरदार नहीं है भाई। जिसको सबूत चाहिए वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाए और जाके देखे कि कितने मुकदमे वक्फ के खिलाफ यानी करप्शन के खिलाफ वहां दाखिल किए गए हैं। हाई कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट में देखे कितने करप्शन के खिलाफ। भाई किसी को सबूत चाहिए तो सबूतों के आधार पर मुकदमे दायर किए जाते हैं, बिना सबूत के मुकदमे नहीं दायर किए जाते हैं। बिना सबूत के मुकदमे, ये तो बोलने वाली बात है ना भाई। जिसको सबूत लेना है कोई किसी भी करप्शन का, अली जैदी के खिलाफ हो, जमील के खिलाफ हो या कल्बे जवाद के खिलाफ हो, सबूत लेना तो आओ मेरे पास, मैं सबूत देता हूँ तुम्हें। जमीर साहब, शमील ने हुसैनी टाइगर के जरिए क्या किया? अगर देखा जाएगा तो क्या मुजफ्फर हुसैन करबला के लिए किया, अमेठी गुसाईगंज के लिए, या अब्बास बाग की करबला के लिए किया, या जो जगह डिलीट कर दी गई अग्रसेन कॉलेज की उसके लिए कोई काम किया, या मस्जिद सादरा के लिए किया? ऐसे लोगों को तो नंगा किया जाना चाहिए, ना कि उनके इर्द गिर्द
दुम हिलाना चाहिए। देखिए, हमारे वक्फ एक्ट में खुद इतने क्लॉज हैं, इतने सेक्शन हैं कि बहुत मजबूत है। आप ये बताइए कि मैं कोई प्राइवेट ग्रोह बना करके, अपना निजी एक गुट बना करके, एक संगठन बना करके, या अपना एक गैंग बना करके काम करूंगा तो चाहे किस रूप का काम होगा वो गैर कानूनी होगा। मगर यही काम अगर हम पुलिस प्रशासन के जरिए करें, यही काम हम डीएम के जरिए करें, भाई वक्फ एक्ट में इतने क्लॉज हैं, जैसे भाई किसी का जगह खाली कराना तो वहां आप अपने गुंडे भेजेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मगर धारा 52 की कार्रवाई के तहत अगर डीएम को फोर्स भेज कर एफआईआर भी कराएगा और जगह भी खाली कराएगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि वो कानून के तहत चल रहा है। तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कानून खुद बनना चाह रहे हैं, आप संविधान खुद बनना चाह रहे हैं और एक गुट बना ले अपने कानून का। जमीर साहब, इनके संगठन से और इनके वर्चस्व से यही साबित हुआ है कि इन लोगों ने, जहां तक मौलाना कल्बे जवाद का है, उन्होंने खुला खेल फर्रुखाबादी वो चलाया है, जैसा चाहा वैसा किया, और वही वजह है कि कोई बोल नहीं रहा है। यानी कब्रों को किस तरह से बेचा जा रहा है वो आज तक नहीं रुका हुआ है। और अली जैदी जो चेयरमैन है, उन्होंने भी हरी झंडी दे दी कि हाँ भाई वो तो ले सकते हैं, मुर्दों के नाम पे डोनेशन ले रहे हैं। मुर्दा वसीयत करके गया है कि डोनेशन दे देना चाहिए। अभी की एक दिलचस्प घटना बताता हूं, मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, एक जज साहब जो हाईकोर्ट के हैं, उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया और वो गुफरा माब में जगह लेने के लिए पहुंचे, कब्र लेने के लिए, और उनसे 5 लाख रुपए ले लिए गए। अब आप ये बताइए कि जब जज लोग इस तरह का रवैया अपनाएंगे और वो इन वक्फ खोरों, कब्र खोरों को जो है बढ़ावा देंगे तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? अब जज साहब को ये चाहिए था कि भाई वो अगर खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं तो वो रसीदें हम जैसे लोगों को दे दें। भाई हम भी तो सवाल करें, अगर जज साहब को 5 साल की यानी 5 लाख की रसीद मौसूल हुई है तो वो रसीद मेरे हवाले करे, मुझे दे, कुछ नहीं कापी भेज दे, मैं उसी पर जंग लड़ लूंगा, उसी पर करप्शन के सवाल खड़े करूंगा, उसी से हिसाब किताब ले लूंगा। मगर भाई लोग देखिए, एक बात बताओ, करप्शन कब बढ़ता है? क्या जब इंसान खामोश रहता है और खामोश रह करके मांग पूरी करता रहता है, तभी करप्शन बढ़ता है। तो यहाँ बड़े बड़े जब आदमी, मामूली आदमी से लेकर जब जजेस तक के मांग पूरी कर ले, अगर वो ये पूछ लेते कि भाई आप किस हक से ले रहे हैं, भाई पिछले बोर्ड ने तो पूरे कब्रिस्तान में सारी यानी तदफीन के लिए फ्री कर दिया था, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को, उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन होने लगा कि फ्री कैसे कह दिया गया। जमीर साहब ये बताऊं कि जज साहब की बीबी के तदफीन में 2-3 जज और भी आए, बहुत सारे वकील थे। उसमें एक वकील जो हमारे जानने वाले हैं, साबिर अली साहब, वो भी थे। उनके कई दोस्तों ने मुझसे ये बताया कि इस तरह की घटना हुई और जज साहब ने पैसा दिया, वो भी पैसा देने के लिए मजबूर हुए। आप लोग क्या बोलते हैं, जब जज विरोध नहीं कर रहा है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जज साहब ने तो इसको जो है लीगल बता दिया कि जो घूस ली जा रही है मुर्दों के नाम पे वो सही है। देखिए पेमेंट कैसे किया है, अगर ऑन चेक किया है तब तो जायज है, और उन्हीं ने भी अगर ब्लैक मनी के रूप में पेश किया है तो नाजायज है, वहां की तस्वीर नाजायज है और काम नाजायज हुआ। फिर इस तरीके से भाई अगर आप ही ब्लैक मनी को बढ़ावा देंगे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जज साहब का वही रसीद होना चाहिए कि इमाम मालिक गुफरान इमाम के नाम 5 लाख की रसीद कटना चाहिए थी, 5 लाख का चेक कटना चाहिए था।
अगर चेक कटा है तो भाई चेक के हमें डिटेल दे। जज साहब ने भी वैसे ही पैसा दिया है जैसे दूसरे लोगों को बेवकूफ बना के लिया जाता है। यानी वो रसीद दूसरे मद में काटी जाती है या रसीद नहीं दी जाती है। इसमें जज साहब तो इसलिए भी खुश हो गए बेचारे कि जब उनकी बीवी का जनाजा आया तो नमाज पढ़ाने के लिए पैसा लेने वाले वकफोर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवादी साहब ने थे और उन्होंने ही नमाज जनाजा पढ़ाई। तो जाहिर सी बात है कि लोग आजकल ये सोचते हैं कि जो गुफरा माब में दफन हो गया वो सीधे जन्नत में दफन हो गया। देखिए अब इतनी यानी जहां पर हर चीज की मर्यादा खत्म हो गई हो, जमीर मुर्दा हो गए हो, तो इस पर तबसरा करना भी बेकार है। नहीं जमीर साहब हमने तो ये सोचा हुआ है कि जज साहब से संपर्क करूंगा और उनसे इस बारे में और तफसील से बातचीत करूंगा, फिर लोगों के सामने पेश करूंगा कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पैसा देना गवारा किया और इलीगल तरीके से वो पैसा है। कब्र के लिए तो इस तरह का कहीं देना ही नहीं चाहिए। डोनेशन के नाम पे कोई स्कूल में एडमिशन तो हो नहीं रहा है या जन्नत के लिए एडमिशन तो हो नहीं रहा है कि मुर्दे की दूसरी जिंदगी जन्नत जो आलम बरज़ख में है वहां तो अपने आप चला जाएगा। किसी एडमिशन की जरूरत है नहीं कि किसी मौलवी के जरिए उसका एडमिशन करवाया जाए। देखिए अगर जज साहब ने ब्लैक मनी दिया है तो गलत है, यानी करप्शन को इसका मतलब जज साहब ने खुद बढ़ावा दिया है। भाई आप ब्लैक मनी कह रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लग रहा है जज साहब बात ही नहीं करेंगे। आपने गलत मुद्दा उठा दिया। नहीं अगर बाई चेक दिया है तब जायज है, तो इसका मतलब उन्होंने करप्शन रोकने का काम किया है। तो अब ये देखा जाए कि वो रकम दी कैसे गई है। अदा करने वाला जज है। अब सोच लीजिए कि उस कुर्सी पर बैठा है जहां इंसाफ होता है, जहां से हम इंसाफ की तवक्को करते हैं, और वो जज साहब ही ब्लैक मनी अगर देने लगे, अगर कैश देने लगे, नकदी देने लगे, बिना चेक के देने लगे, तब तो बेकार है। फिर तो बेकार है भाई। आम आदमी उनसे अच्छा है। जमीर साहब जज साहब भी इंसान हैं और जहां पे झूठ का कारोबार चल रहा है, पूरी तरह से दौड़ रहा है, तो ऐसे में जज साहब को ये कहते कितनी देर लगेगी कि उन्होंने पैसे ही नहीं दिए हैं, जबकि जिन लोगों ने दिया है उनके पास सबूत है। कुछ सबूत मेरे पास आ भी चुके हैं। देखिए भाई, हम आप भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात है, हमारे भी जज्बात हैं, हमें भी पैसे की जरूरत होती है, आपको भी जरूरत है। मगर हर जगह यानी या फिर मैंने आपसे बताया कि कहीं कुर्बानी होती है, कहीं सब्र होता है, कहीं इस्तकलाल होता है, तब जाकर के ये आपसे मिले आदमी निखरता है, तब जाके मुद्दे सामने आते हैं, तब जाके किसी करप्शन के खिलाफ लड़ा जाता है। जमीर साहब आप करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड का करप्शन कितना बढ़ा हुआ है, जिसको लेके पिछली खबर हम लोगों ने की थी कि मीटिंग हो रही है। मीटिंग के लिए एक्ट ये कहता है कि 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले डिटेल एजेंडा सदस्यों के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन हम आपको सुनवा देंगे कि हमारी बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा साहब से। उन्होंने साफ साफ कहा कि एजेंडा अभी तैयार हो रहा है, जब तैयार होगा तो सदस्यों को भेज दिया जाएगा। और सीओ साहब बड़े ईमानदार बनते हैं, हमारे अजीज अहमद साहब सीओ बड़े ईमानदार कहे जाते हैं, लेकिन उनके सिग्नेचर से सदस्यों को मीटिंग की सूचना दी जा चुकी है और उनको इस बात का संज्ञान हो चुका है कि एजेंडा नहीं गया है, गैर कानूनी तरीके से मीटिंग हो रही है। इसके बावजूद अभी तक उन्होंने मीटिंग की डेट ना तो एक्सटेंड की, ना मीटिंग कैंसिल की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी बात हुई थी हसन रजा साहब से। देखिए मसला यह है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय भाई, उनको तो
सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए अगर ये घटना घटी है, और अगर किसी के पास एजेंडा नहीं पहुंचा है, खुद हसन रजा साहब ने इस बात को स्वीकार किया है। हसन रजा साहब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि 4 या 5 तारीख को मीटिंग भी हो रही है क्या बोर्ड हाँ, की? हो रही है। तो क्या ये मीटिंग फोन पे होगी या लोग आएंगे? अब ये सब बातें आप लोग चेयरमैन से या सीईओ से क्यों नहीं करते? हमें क्या मालूम उसके बारे में भाई? सबसे बड़े अधिकारी आप वहाँ पे हैं। नहीं, हम नहीं हैं, हम सबसे बड़े अधिकारी सीईओ है। सीईओ के बाद तो सीईओ के बाद तो सारा काम आप ही के जिम्मे है। सीईओ तो कभी कभी आते हैं। क्या होता है, सबसे बड़े अधिकारी सीईओ है, हम कुछ नहीं है सीईओ के आगे। आगे सीईओ आगे, अब सब कुछ सीईओ है। तो मीटिंग हो रही है 4 को है या 5 को है? 4 को है। अच्छा 4 को है, तो ये डिटेल एजेंडा गया ही नहीं है। ये तो सब काम ऑफिस का तो आप ही देखते हो ना। अरे भाई नहीं गया है तो चला जाएगा, वो लिख के भेज दिया गया था। एजेंडा जब तैयार हो जाएगा तो बाद में भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रोविजन तो आप तो कानून जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, इतने समय से करवा 15 दिन पहले जाने की आपका वो है एक्ट के हिसाब से। अरे भाई वो सब छोड़िए, आपको जो भी बात करनी हो आप सीईओ से करिए, चेयरमैन से करिए। अब हम फंस गए हैं बिल्कुल ऑफिस के मामला से। नियम विरुद्ध मीटिंग हो रही है। पिछली खबर में आपने डिटेल से बताया था कि किन किन वफ्द के मुतवल्लियों को बदला जाना है, नियुक्ति की जानी है, और उसके लिए कितनी धन उगाही की गई है खुद और दलालों के माध्यम से। तो अगर मीटिंग इस तरह से इलीगल मीटिंग होती है जिसमें इलेक्टेड मेंबर कोई नहीं होगा और पूरी बॉडी तैयार नहीं है, कोरम नहीं है पूरा है, ऐसे में आधे अधूरे सदस्यों को लेकर मीटिंग की जानी ही अपने आप में गैर कानूनी है। और इससे पहले भी इस तरह की मीटिंगें हुई हैं, लेकिन उस वक्त सीईओ नहीं थे। जब कोर्ट ने यानी ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की थी कि आपने ऑनलाइन मीटिंग करवा ली, लेकिन ऑनलाइन साइन कैसे हो गई सेम डेट में? देखिए वक्त अपने आप पर वक्त तो ये चाहता है कि कैसे आंख झपके और वो करप्शन करे। तो यहाँ पर आंख खोल के पहरेदारी की जरूरत है। यहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को ये चाहिए कि उसको भाई हम लोगों की बातों पर संज्ञान ले, यकीन ना करें, मगर फिर भी सारी चीजें सामने रखें और शासन के सामने प्रस्तुत करें और शासन से अनुमति लेकर के फिर इसको यानी वक्फ एक्ट के नियमों के तहत ये मीटिंग आपको आगे बढ़ाएं। जमीर साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए एक सवाल और उठाया जाता है। जो अंधे बहरे लोग हैं जिनको कुछ नहीं दिखाई देता और उन्हें बोलने की बीमारी है, वो कहते हैं कि भ्रष्ट लोगों को तो क्लीन चिट देते हैं कि अली जैदी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मौलाना कल्बे जवाद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, शमील शमशी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और देह व्यापार के दलाल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो कौम को मुर्दा बताते हैं, उस कौम को मुर्दा बताते हैं जो इतनी जाग चुकी है, और इतनी जाग चुकी है कि वो जब ये मुर्दा बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो वो जाती नहीं, क्योंकि वो समझदार है और समझदारी का परिचय देती है कि वो समझ रही है कि ये दलाल है, ये उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में वो इस्तेमाल हो चुकी है जनता। तो ऐसे में जनता को हमारे ख्याल से कभी भी मुर्दा नहीं कहना चाहिए। मुर्दा तो वो लोग हैं जो बोल रहे हैं और जो उसको लालच दे रहे हैं। कौम तो जगी हुई है, इसीलिए इन लोगों को चंगुल में नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे? देखिए कौम अगर जागी ना होती तो आजादारी एजिटेशन कामयाब ना होता और आजादारी बहाल ना होती। कौम अगर जागी ना होती तो हर दिन मीटिंग की जा सकती थी। शबे जुमेरात, शबे जुमा मीटिंग का टाइम दरगाह अब्बास में ना तय किया जाता होता, क्योंकि दरगाह में जियारत के लिए कौम जमा होती है, किसी तकरीर के लिए नहीं जमा होती है। और लोगों ने देख भी लिया कि चिल्लाते रहे, कौम का एक फर्द भी, 50 आदमी भी इनके हिमायत में अब्बास बाग नहीं पहुंचे। कौम अपने जज्बे के तहत, सच्ची अकीदत के तहत अगर जागती ना होती तो कौम
अमेठी की करबला में मुंशी फजल हुसैन में मुंशी मुजफ्फर अली में न पहुंच जाती। इन लोगों ने तो देखिए एक चीज बताऊं कि हर जगह क्यों नहीं भाई, बहुत बड़े यानी गुटबाज बनते हैं, बहुत बड़ा गिरोह चला रहे हैं, टाइगर चला रहे हैं, तो क्यों नहीं वो टाइगर अब्बास बाग की करबला में पहुंच गए। और जो लोग गलिया रहे थे, जो लोग कह रहे थे कब्रें बेची जा रही हो, जो लोग मौलाना के मुंह पर बदतमीजी कर रहे थे, उनसे क्यों नहीं मुकाबला किया उन टाइगर्स ने। अमेठी में जाकर के क्यों नहीं मुंशी फजल यानी मुजफ्फर अली की करबला को बहाल करा रहे हैं। और टाइगर्स बन रहे हैं ये लोग, क्यों भागे वहां से ताल कटोरे से। वहां तो ये चीखते चिल्लाते भागे थे कि हम लोग को फंसाने के, हम लोग को मरवाने के लिए बुलाया गया है। वहां तो हुसैनी टाइगर्स के सब भागे, क्यों भागे। इकरामुल्लाह खां में अब आप ये समझ लीजिए कि क्यों नहीं कब्जा कर पाए इकरामुल्लाह खां में। वहां तो औरतों ने इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हजारबंदों पर हाथ डाल दिया था इनके हुसैनी टाइगर्स ने, तो क्या जायज था। जमीर साहब, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूं कि जो लोग अंधे बहरे गूंगे मौलाना कल्बे जवाद, अली जैदी, शमील शमशी और दूसरे भरस लोगों की वकालत कर रहे हैं और मदद करने के लिए खड़े हुए हैं कि उन पर उनको किसी साबुन से धो धुला के ईमानदार बता दिया जाए, क्या ऐसा संभव है? और लोग इस पर यकीन करेंगे इन लोगों की बातों पे? हो सकता है कि चूंकि उनके सामने एक नजीर आ चुकी है कि एक ने दबाव डाला तो उसको गाड़ी भी दे दी गई, उसको मकान भी बनवा के दे दिया गया। तो हो सकता है कि ऐसे लोग ये मुतमन्नी हो कि उनको भी गाड़ी मिल जाए, सारी चीजें सुविधाएं मिल जाए और मकान मिल जाए या दफ्तर मिल जाए। हो सकता है ऐसे लोग बहुत से तवक्कुल लेकर के बोलते हैं। अब इनको क्या कहिएगा। जो वक्फ बोर्ड शिया यतीम खाना जो ऑल इंडिया लेवल का है, वहां से 500 स्क्वायर फीट का कब्जा ना हटवा सके, उसकी काबिलियत आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो काबिल है, ईमानदार है और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नहीं है? देखिए, चोर से आप कहिए कि चोरी का माल आसानी से दे दो तो नहीं देता है। तो चूंकि कब्जा इसलिए नहीं खाली करा है क्योंकि कब्जा तो इन्हीं लोगों ने किया है, वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जा किया गया है। मौलाना ने मकान बनवाया वहां पर कब्जा ही करके। तो ये किस धारा के तहत, किस वक्फ एक्ट के तहत, किस नियम के तहत बनवाया है? तो नाजायज तो नाजायज है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो मौलाना पर यही आयद होता है, यतीम खाने पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही आयद होता है कि आप वहां के यानी यतीम खाने की यतीमों की प्रॉपर्टी में किसी घुसपैठिए को आप जगह दे रहे हैं, तो यही आपकी यानी घुसपैठिए को निकालने की जरूरत थी कि वहां पर जगह देने की जरूरत थी, आपके बाप की प्रॉपर्टी थी। बहरहाल हाईकोर्ट के सीनियर जज AR मसूदी ने जिस तरह से कब्र के लिए गुफरामाब में 5 लाख रुपए दिए हैं, जज साहब के इस कदम को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह 4 नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड की बैठक भी गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री योगी को कानून को ताक पर रखकर काम करने वालों की खबर लेना चाहिए और कानून का राज कायम करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।